अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ मशरक़ी माशरे और मग़रिबी माशरे के फ़र्क पर बात करना चाहूँगा। यकीनन बहुत से मामलात ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे मशरक़ी माशरे में एक ऐसा फ़र्क और एक ऐसा अमल जो जिसके लिए हम यकीनन बहुत खुशी महसूस करते हैं, वो ये है कि यहाँ पर औलाद अपने वालिदैन का एहतराम करती है। बच्चों के लिए उनके वालिद, उनकी वालदा ही सब कुछ हैं, कुल कायनात हैं। और उनकी खिदमत ना करना, वो समझते हैं कि अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया से चले जाएंगे और हम उनकी खिदमत नहीं कर सकेंगे तो ये हमारे दिल पर बहुत बड़ा बोझ होगा। जबकि मग़रिबी माशरे में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जैसी औलाद 18 साल की उम्र से बढ़कर आगे जाती है ज़िंदगी में, तो अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि बच्चे वालिदैन को पूछते ही नहीं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिसकी हम इतनी तारीफ़ें करते हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैंने आपको दी कि औलाद वालिदैन का एहतराम करती है, वहीं पर आज औलाद अपने वालिदैन का एहतराम तो दूर की बात, उनकी जान लेने पर तुली हुई है। एक ऐसा बाप जिसके आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत से सुनहरे ख्वाब देखे, बच्चों की खुशी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहा और किया भी, लेकिन इसी बाप के सगे बेटे ने उसका कत्ल कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बशीर अहमद, जिनको उनके बेटे ने कत्ल किया, उनकी बहनें और बशीर अहमद की बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तफसील जानते हैं। हम आप तीनों बहनों से, सबसे पहले आप सबसे छोटी बहन हैं, ये बताइए कि आपके वालिद साहब बशीर अहमद साहब को सन 2009 में, नवंबर सन 2009 में आपके भाई ने, आपके सगे भाई ने कत्ल किया। क्यों किया? ये शुरू से ही वालिदैन का नाफरमान था। वालिदैन को बहुत ज़्यादा, वालदा को भी मारता था और वालिद को भी। बाप ने 1980 में तंग आके इसको आकार दिया और घर से निकाल दिया। लेकिन उस निकालने के बाद बाप के पीछे ये पिस्टल वगैरह लेके घूमता फिरता था कि ये जायदाद सारी मेरे नाम कर दो। नहीं, ऐसा क्या था, मतलब क्या ये सिर्फ जायदाद की खातर बाप को इसने कत्ल किया। जायदाद बाप से लेना चाहता था। बाप कहता था कि ये नाफरमान है, मैंने इसको जायदाद लेकिन नहीं आपस देनी। में ताल्लुक जो है वो दोनों सगा बाप सगा बेटा था। वो बिल्कुल घर में नहीं सौतेलों वालों रहता। भी बात भी नहीं थी कि अगर हम ये सोचें कि शायद सौतेला है तो इस वजह से ऐसा करता है। नहीं सर, ये सुतेला भी नहीं था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारा कोई भाई भी है। ये चोरों के साथ रात को फिरता था, घर में नहीं आता था। तो वो बाप इनकी हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए बाप ने इसको घर से निकाल दिया और आकार दिया। रोज़ाना पुलिस हमारे घर में आती थी। ये बहुत ज़्यादा नाफरमान था बाप। जब ये बड़ा हुआ, लेकिन बाप इससे बहुत ज़्यादा डरता था। लोगों के घरों में सोता था रात को कि कहीं मुझे आके ये कत्ल ना कर दे। इसने जब ये सारी जायदाद बाप से थे हाली, बाप को अपनी रास्ते में रखा और वालदा को घर से निकाल दिया। वालदा 10-12 साल तक हमारे पास धक्के खाती रही है कि कभी किसी बेटी के पास, कभी किसी बेटी के पास, कभी किसी बेटी के पास। 12 साल के बाद वो वालदा फौत होगी। लेकिन बाप को जब उससे रास्ते से वो निकला तो वो हमारे घर से आया। आकर बाप ने केस दायर कर दिया ये ज़मीन तड़वाने के लिए। उसको ना रंज था, ये मेरी ज़मीन जो है ना, जो बाप से मैंने थी आई है, कहीं ये टूट ना जाए। वो कोशिशें करता रहा है कि बाप किसी तरीके मेरे हाथ में लग जाए, लेकिन बाप उसके हाथ में लग गया, लेकिन बाप को ले गया। हम ढूंढती ढूंढती तीनों बहनें उधर शेरपुर में मुझे ये बताएं कि जायदाद का ये मामला था, तो क्या आप बहनों ने कभी अपने वालिद साहब को ये मशवरा नहीं दिया कि एक तरफ जान है, एक तरफ जायदाद है, जी सर, जायदाद मांगता है, जायदाद दे दें, अगर मुकम्मल जायदाद नहीं दे सकते तो उसमें से उसका जो हक है, जो उसका हिस्सा बनता है, वो दे दें सर, ताकि मामला ख़त्म हो जाए? सर बाप ने तो मुकम्मल ही उसने बाप से ले ली थी। बाप से तो उसने मुकम्मल ही ले ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा सलूक उसके बाद भी बाप से करता था। बाप 5 साल से 2005 में बाप ने हाई कोर्ट में रिट की कि मुझे जान का खतरा है, कि मुझे इससे ना तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। लेकिन वो रिट दायर करने के बाद फिर बाप ने केस दायर किया कि मुझे इससे जान का खतरा है, उसके भी सिविल अदालत में अरफान साहब के पास। लेकिन कहीं से भी, थानों में भी दरखास्तें दें, कहीं से भी हमारे बाप को कोई इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन जब हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाप का चेहरा कटा हुआ हमारे सामने उसने दम तोड़ा है,
इतना ज़्यादा तशद्दुद करता था, पहले भी करता था, ये नहीं उस वक्त ही किया, लेकिन इतना ज़्यादा किया है कि हमारे सामने ही वो बाप ने दम तोड़ दिया। अच्छा, आपके वालिद साहब की रिहाइश कहाँ पर थी, जिस घर में हम मौजूद में रहते थे? अच्छा, जिस घर में हम मौजूद हैं, यहाँ क्या यहाँ भी उनका आना सर, जाना होता वो था? आपका घर? बेटे ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था, वो बाप फिर ना बेटियों के पास आ गया। तो ज़्यादा वक्त किसके पास गुजरता था, आपके पास? वो ज़्यादा वक्त हाँ हमारे पास गुजरता था, लेकिन वो ज़्यादातर ना वो खेतों में रिश्तेदारों के यहाँ सो जाता था, उधर ही रहता था। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब का ज़्यादा वक्त जो है वो आपके यहाँ गुजरता था, तो आप के वालिद साहब अपने इस खदशे का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे कि मुझे आप ही के भाई से, यानी कि उन्हीं के बेटे से जान का ख़तरा है, तो आप उनको क्या मशवरा देती? वो सारी सारी रात रोते थे, जब सोते थे ना ख्याल आता था कि वो मुझे कहीं मार ना दे, सारी सारी रात रोते थे। तो मैं उनको दिलासा देती थी कि कहती थी कि बाप हम हैं, आपकी खिदमत करेंगे, आप हमारे पास ही रहिए, उधर ना जाना। वो तो 3-4 साल हमारे पास रहा है। उसने रिट दायर की हुई थी 1995 में कि ये नाफरमान है, मैं सारी ज़मीन इसको नहीं देना चाहता, मैं तुड़ा के जो बेटियों का बनता है ना हिस्सा मैं बेटियों को दूँगा। तो वो देने को लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि अगर बेटियों का नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। वो कहता था कि मुझे भी सारी उम्र आपने ज़्यादतियाँ की हैं, मारा पीटा है, गर्दनें दबाई हैं, अब मैं ना मरना है, खुदा के पास जाना है, मैंने जो बेटियों का हक बनता है मैं उनको दे के जाऊँगा। मेरे सामने में जो हमारी इज्जत हो रही है वो ही हमारी बेटियों को होगी, मेरी बेटियों को कोई नहीं जानता। अच्छा, मुझे बताएं कि ठीक है, वो बाप तो थे और बाप तो ये नहीं चाहेगा कि अपनी औलाद, चाहे वो औलाद कैसा ही सलूक क्यों ना करती हो, कि वो कोई इंतहाई कदम उठाएं। उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील तो कर दी, लेकिन आप में से क्या कभी किसी ने ये मशवरा दिया कि अपील के साथ साथ इन पर पर्चा दर्ज कर दें कि जी आपको धमकियां दे रहे हैं, सर FIR कटा दें? हाँ, पर्चा दर्ज हाई कोर्ट में उसने एक रिट दायर की थी कि मुझे जान का खतरा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने DPO साहब के पास भी ये रिट भेजी थी, हमें कहा था कि लेकर उधर चले जाएं। DPO ने थाना शरकपुर है वहाँ भी भेजा, उन्होंने कहा चौकी में चले जाएं, वहाँ तफ्तीशी है। तफ्तीशी को मुलज़म ने जो जमीला उसने पैसे लगा दिए, तफ्तीशी ने हमारी कोई बात ना सुनी। हम तकरीबन 30-40 लोग वहाँ पे गए इकट्ठे होकर, हमारे रिश्तेदार जो सबूत देने और गवाहियाँ पेश करने के लिए कि ये मारता है, ज़्यादतियाँ करता है, इनको खतरा है जान का, लेकिन जो तफ्तीशी था उसने हमारी कोई बात ना सुनी। मुझे ये बताइए कि इस पूरे अरसे में आप चारों बहनें अभी भी कोशिशें कर रही हैं कि इंसाफ मिल जाए, और आपका सगा भाई, मुझे तो ये कहते हुए अफसोस हो रहा है बहुत कि आपका अपना सगा भाई था कि जिसने ये सब किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी चौथी बहन को भी शामिल कर लेते हैं इसमें, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं कि आप भी जायदाद के लिए ये सब कर रहे हैं कि वालिद साहब के जाने के बाद जो जायदाद भाई के पास है वो किसी तरीके से आपको मिले? सिर्फ इंसाफ सानू मिलना चाहिए, साड़ी ना जे इंसाफ किया जाए हुकूमत पंजाब अगे। सर जब वालिद साहब फोत हुए हैं ना, इतनी ज़्यादा इसने टेंशन ली है, इसको ना ये ज़हनी टेंशन की वजह से ये दौरे पड़ने शुरू हो गए। इसका अब ज़हन ठीक नहीं रहा, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। तो हमें जायदाद का कोई लालच नहीं है, हमें जायदाद नहीं चाहिए। ये जायदाद ना ही होती जिस जायदाद की वजह से हमारा बाप कत्ल हो गया। हमें इस कत्ल का इंसाफ चाहिए, जिसने सारी जायदाद लेके भी बाप को कत्ल कर दिया। हमारे बाप का कसूर क्या था? हम तो ना थक गई हैं, 2-3 साल हो गए हैं, ये 2 साल से कभी हाई कोर्ट में, कभी अदालतों में, कभी थानों में। जब वालिद साहब फौत हुए हैं तो हमने वो थाना शरपुर शरीफ में जाके SHO साहब को बताया कि हमारे वालिद साहब कत्ल हो गया, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। वो कहने लगा कि बीबी अब वो जनाजगाह में उसका जनाजा जा चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा कि उसने कत्ल किया, आप देखे जैसे, लेकिन वो अपनी सीट से नहीं हिला, ना ही उसने किसी मुलाजिम को हमारे साथ नहीं। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि सर उसने पैसे उन्होंने दे दिए थे उन लोगों को, थाने वालों को, थाने वाले उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन जब कब्र कुशाई के लिए हमने वो दरखास्त दी, कब्र कुशाई मंजूर हुई, उसने हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर दी। आप मुझे बताएंगे जब आपके वालिद साहब को कत्ल किया गया तो उस वक्त आप तीनों बहनें अपने अपने घरों में थीं, कि आपको मालूम था कि आपके वालिद साहब अभी कहाँ पर हैं, आपका भाई साथ लेकर गया है, या कभी इस वाक़े से कुछ दिन पहले आपके भाई ने कभी फ़ोन करके ये आपसे कहा हो कि जी फ़लाँ तारीख को मैं ये करने वाला हूँ? नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं था, हम अभी पता ढूंढ ही रहे थे कि हमारे वालिद साहब किधर हैं।
तो वो हम ना वालिद साहब का पता करने के लिए कहीं से हमें इतला मिली कि वो ना ले गया बाप को। हम उसके घर में गए हैं बाप को वापस लेने के लिए, उसके ऊपर तशद्दुद ना करें। तो उसने इतना ज़्यादा मारा, वो खून बाप हमारे का बह रहा था। हम जब दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई तो बाप ने हमारे सामने दम तोड़ा। तो आपने पूछा कि क्या हुआ है? हमने पूछा है, लेकिन उसने हमें धमकियां देनी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि आपको फैर मार दूंगा। हमें हमारे घर में भी वो धमकियां दे रहे हैं, रात को लोग भेज रहे हैं। 3-4 दफ़ा मेरे घर में लोग आ चुके हैं, कहते हैं ये इसकी पैरवी छोड़ दो। कब्र कशाई के लिए जब दरखास्त दी तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर करके वो कब्र कशाई रुकवा के उसी दौरान उसने रात के वक्त वो कब्र खोद के हमारे बाप की लाश वहाँ से गायब की। हमने कब्र खोदी भी ऊपर से देख ली, हमें किसी ने फ़ोन करके बताया। लेकिन जब वो 1 माह के बाद कब्र कशाई हुई, टूटी फूटी चंद हड्डियाँ उसके बीच थी। डॉक्टरों ने हमें कब्र के नज़दीक ना आने दिया। हमने इतने ज़्यादा रोए शोर किया कि ये हमारे बाप की लाश नहीं है। 1 माह उनके ऊपर तो कफन भी नहीं था। तो हमारी किसी ने एक ना सुनी। लेकिन जब वो थाने में भी गया, दरखास्तें भी दी, रिट भी दायर की कि हमारे बाप की लाश किधर गई है। वो कातल था, उसने रात के वक्त ही वो कब्र से निकाल के लाश ले गया। लेकिन वो थाने वाले कहने लगे कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट उसने वो रुकवाई हुई थी, वो 1 साल के बाद हमें मिली। 1 साल के बाद 1 साल के बाद examination मिली। जब वो मिली तो वो उसमें था ये हड्डियाँ जो है ना, ये तो पुरगनी हो चुकी हैं। ये तो बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। इससे तो दरियाफ्त नहीं किया जा सकता। ये खुद अपनी मौत मरा है, ये इसको मारा गया है। 2 साल हम धक्के लेती रही हैं, कभी आईजी के साहब के पास, कभी वो 2 दफ़ा पर्चे के आर्डर भी हुए हैं, हमने रिटर्न किए हैं सेशन कोर्ट से। लेकिन पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस रात उसने कब्र खोद के लाश गायब किया, उस दूसरे दिन हमने रिट दायर कर दी सेशन पे। लेकिन मुकदमे के आर्डर हो गया, लेकिन उन्होंने ना वो पर्चा नहीं दिया। मुझे बताएं कि ये जो जायदाद है ये लगभग कितनी लागत की होगी? ये सर करोड़ों रुपए की है। करोड़ों की है? जी क्या सर। जमीन की सूरत में ये है? जमीन के प्लाटों की सूरत में है। इर्द गिर्द सारा जो है ना वो तो ये रिहाइश हो रही ये है। जमीन आपके वालिद साहब को कैसे मिली? क्या ये हमारे दादे की थी। कुछ हमारे बाप ने वो अपनी माँ से वो जो विरासत थी ना वो ली है। ठीक है। आपकी वालदा के साथ क्या हुआ? हमारी वालदा के साथ इतना बुरा वो सलूक करता था, बहुत ज़्यादा हमारी वालदा को मारता था। हमें पता चला कि उसने घर से निकाल दिया। वो लोगों के यहाँ सदके ज़कात लेकर वो खाती रही। कुछ अरसे के बाद हमें पता चला, फिर हम अपनी वालदा को अपने पास लेके आए। लेकिन इधर 10-12 साल वो जिंदा रही है। उसका फालिज का मरीज़ हो गया। सोच के बहुत ज़्यादा उसके साथ बिना वो बुरा शुरू हुआ। आपने बताया कि जी जिस तरीके से आपके वालिद साहब के साथ तशद्दुद हुआ और फिर उनका कत्ल आपके भाई ने किया, क्यों किया, आपने वो वजह भी बताई। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वाक़े को देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वालिद की जुदाई का गम ताज़ा है और उसकी वजह यही है कि अब तक इंसाफ नहीं मिला है। जो भी बहनों ने बताया कि हमारे वालिद साहब को कत्ल करने से पहले भी उन पर तशद्दुद किया जाता था और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये अपनी आंखों से होते हुए देखा कि तशद्दुद किसने किया है और किस तरीके से तशद्दुद हुआ और कहाँ हुआ है। अब हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो वही लोग जिन्होंने ये सब अपने सामने होते हुए देखा, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। कबर पट्टी ने ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਪਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ।